यूजीसी ने रेगुलेशंस बनाई हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सरकार है या उससे जो जुड़े हुए जो संगठन हैं वो ऐसे इशू उठा के कोई भी इशू उठा देते हैं और उससे वो अपना जो राजनीतिक लाभ है वो लेना चाहते हैं। रेगुलेशन बननी चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। 2012 की रेगुलेशन में अदर बैकवर्ड क्लासेज का जिक्र नहीं था। ये अदर बैकवर्ड क्लासेज का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहली बार आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये ना कुछ बैकवर्ड क्लासेज को देना चाहती है, ना शेड्यूल कास्ट को देना चाहती है, ना शेड्यूल ट्राइब को देना चाहती है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के जरिए उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। बहुत बड़े पैमाने पे अभाव समाज में हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे अनटचेबिलिटी फैल रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उसकी कास्ट देख के उसके हिसाब से व्यवहार होता है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है और इसको किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि समाज में बराबरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा जो सामाजिक सिस्टम है ये बराबरी के आधार पे, डेमोक्रेसी में अगर बराबरी नहीं है तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम, आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, इस समय हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान जी। अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इस मुद्दे को लेकर बड़ी एक देश में एक बहस छिड़ी हुई है। कोई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश में इसमें आंदोलन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आने से पहले इस पर रोक भी लगा दी गई है। लेकिन पहले जनरल लोग इसको, जब ये आया था तो उसको जनरल लोग इस पर इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब रोक लगाई तो अभी मूल निवासी बहुजन समाज इसके मतलब इसको लागू करने की मांग कर रहा है। ये क्या है पूरा मामला, आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के.एस. चौहान सर जी, और हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। और सबसे पहले हम सर से ये जानेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। सर, आपका स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद राजा गौतम जी। ये यूजीसी ने रेगुलेशंस बनाई हैं। रेगुलेशन बनाना यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है और जब यूजीसी अपने जो उसके अधिकार हैं, जो सेक्शन 25, 26 में यूजीसी में निहित हैं, उसमें रेगुलेशन बनाने की उसको पावर है। वो जब पावर एक्सरसाइज करती है तो उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कंकरेंस लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके बारे में कंकरेंस लेने के बाद ही रेगुलेशन लागू होती है। ये लंबा प्रोसेस होता है रेगुलेशन को करने का। अभी हाल में यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को एक नई रेगुलेशन बनाई है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बनाई गई है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। ये जो रेगुलेशन है ये पहले भी अस्तित्व में थी, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सरकार है या उससे जो जुड़े हुए जो संगठन हैं वो ऐसे इशू उठा के कोई भी इशू उठा देते हैं और उससे वो अपना जो राजनीतिक लाभ है वो लेना चाहते हैं। ये उसमें कोर्ट को भी कई बार इन्वॉल्व कर देते हैं, कोर्ट भी उनके उसमें यूज हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे, जैसे रिजर्वेशन के बारे में बहुत सारे ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं, जैसे 2797 का एक अवम है जो पोस्ट बेस रिजर्वेशन रोस्टर अप्लाई करने के लिए है। उस रोस्टर में पैरा 2 में ये लिखा है कि जो जनरल मेरिट में जो आएगा उसको जनरल मेरिट में काउंट किया जाएगा और रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हर 2-3 साल में कोई न कोई ऑफिस मेमोरेंडम आ जाता है और नया ऑफिस मेमोरेंडम जब आता है तो वो कोर्ट में जाता है। किसी में कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया तो 2 साल बाद फिर वो नया ऑफिस मेमोरेंडम ले आते हैं। इस तरह का सिस्टम चल रहा है। ये भी उसी कड़ी में मुझे एक रेगुलेशन लगती है। हालांकि इसका एक दूसरा भी महत्व है, क्योंकि इसको केस को मैडम इंदिरा जयसिंह लड़ रही थी और जो पायल तडवी और रोहित वेमुला के जो पेरेंट्स थे उनका केस उन्होंने शायद लड़ा और जिसमें ये डायरेक्शन हुई थी कि इस तरह की रेगुलेशन बननी चाहिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। पहले भी ये थी, लेकिन जो पहले 2012 की जो रेगुलेशंस थी
2012 की रेगुलेशंस में अदर बैकवर्ड क्लासेज का जिक्र नहीं था। ये अदर बैकवर्ड क्लासेज का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पहली बार आया, क्योंकि रोहित वेमुला जो है उसकी मदर शेड्यूल कास्ट थी लेकिन फादर बैकवर्ड क्लास था। तो हमारे यहाँ जो पुरुष प्रधान देश होने से सोशल स्टेटस जो आदमी है उसका वो पिता के आधार पे डिसाइड होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इसके ऊपर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट इसके जरिए नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह पायल तड़वी का केस था। तो पायल तड़वी वाला जो केस था उसमें उसकी मदर शायद ट्राइबल थी और फादर बैकवर्ड क्लास था, इसलिए ये बैकवर्ड क्लास को इंक्लूड करने का जो प्रोसेस है ये कोर्ट में 2 साल से 3 साल से केस चल रहा था और कोर्ट की निगरानी में ही ये रेगुलेशंस बने। लेकिन जितने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ वो एक स्टेज मैनेज्ड उसका एक तरीका लगता है, क्योंकि जैसा मैंने सर्विसेज के बारे में बताया, अब जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये ना कुछ बैकवर्ड क्लासेज को देना चाहती है, ना शेड्यूल कास्ट को देना चाहती है, ना शेड्यूल ट्राइब को देना चाहती है। और जो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको चाहे EWS के माध्यम से हो चाहे हैंडीकैप के माध्यम से हो, बहुत सारी ऐसे प्रिंसिपल उन्होंने डेवलप किए कि वो रिजर्वेशन उनके लिए इंश्योर करके वो दे रहे हैं। जैसे EWS की जो रिजर्वेशन है, ऐसा डाटा तो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो अगर 1931 का डाटा हम एनालाइज करें तो उस डाटा के हिसाब से 22.37% जो अपर कास्ट कैटेगरी में कुछ जो जातियां आती है वो है। वैसे जस्टिस पांडियन ने अपने जजमेंट में उनका डाटा दिया तो उन्होंने 17.58% उसको रखा, लेकिन उसमें जैसे जाट है, मराठा है, 5 ऐसी % कास्ट हैं जो अब अपने आप को बैकवर्ड क्लास मान रही है। उस समय वो अपर कास्ट मान रही थी, तो मैं उनको बैकवर्ड क्लास ही मान रहा हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि 12.37% उनकी पॉपुलेशन थी अपर कास्ट की 1931 में। तो अब उनकी 10% भी पॉपुलेशन नहीं हो सकती, लेकिन EWS के जरिए उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास की जो रिजर्वेशन है उसमें डाटा आपको प्रोक्योर करना पड़ता है और डाटा वो कोर्ट मानती नहीं है। जब डाटा कम होता है तो वो कहते हैं कि आपने डाटा ठीक से कलेक्ट नहीं किया, और उसके जरिए मतलब हमने बिहार का केस किया, उत्तराखंड का केस किया, मध्य प्रदेश का केस किया, छत्तीसगढ़ का केस किया, आपका यूपी का केस किया। किसी भी स्टेट में ये जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन से प्रमोशन से रिलेटेड जो डाटा है वो जितना उनका अगर 100 होना चाहिए तो उनका 50 से ज़्यादा नहीं किसी भी स्टेट में। लेकिन उसके बावजूद वो सब इशू कोर्ट में उलझा के रखे हुए हैं। कोर्ट में कुछ बेसिक इश्यूज हमने उठाए थे जिसके जरिए 2018 में वो 17 में उसको रेफर किया गया 5 जज की बेंच को, और 2018 में 5 जजों ने उसको डिसाइड किया। लेकिन फिर भी आज भी वो केस पेंडिंग है। उसके बाद 3 जजों ने उसको डिसाइड किया, 3 जजों ने पूरा क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन फिर भी वो मैटर डिस्पोज ऑफ नहीं हुए। इसकी वजह से तकरीबन आधे से ज़्यादा स्टेट्स में, हमारे 29 स्टेट हैं, 50% से ज़्यादा स्टेट में रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं है, और जहां उनका डिस्क्रिशन आता है तो वो दे भी देते हैं। लेकिन अगर वो उनको लगता है कि भाई हमें इसको नहीं देना है तो वो कहते हैं नहीं अभी हमारा डाटा कंप्लीट नहीं है, कुछ ना कुछ वो जो प्रोसेस उनका वो सारा ये उसी माध्यम से मुझे ये लगता है कि एजुकेशनल फील्ड में जो संविधानिक मूल्यों के तहत जो बराबरी आनी चाहिए थी वो बराबरी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जो आंदोलन हुआ तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने उस आंदोलन को देखते ही उसको रोक लगा दी, क्योंकि कोर्ट जो है वो एक सोशल अनरेस्ट भी नहीं पैदा करना चाहता, क्योंकि वो जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के फेवर में ये कानून बनते हैं उनको कोई कंसर्न नहीं लगता है, वो उसके फेवर में एजिटेशन नहीं करते हैं, ना वो किसी इशू के ऊपर चर्चा करते हैं। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में जो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो प्रोविजंस दिए, 14 में है सबको बराबरी का अधिकार है, 15 में है कि एजुकेशन में रिजर्वेशन की व्यवस्था है और सबको एजुकेशन में, दूसरे
पब्लिक फील्ड्स में बराबरी की व्यवस्था है, 16 में सर्विसेज में बराबरी की व्यवस्था है, जिसके तहत रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी है और प्रमोशन में भी है। लेकिन वो प्रमोशन की रिजर्वेशन जिस तरह से उसके लिए अमेंडमेंट हुआ वो केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए हुआ, पर मैं समझता हूं कि वो बैकवर्ड क्लास के लिए भी वो अमेंडमेंट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो आज वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का भी बहुत प्रभावी ढंग से रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, उसके बाद आर्टिकल 17 है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, और ये जो पूरा जो सोशल सिस्टम है जिसमें जिसको वो कल्चरल हेजीमनी या जो भी वो कुछ नाम देते हैं, उस पूरे प्रोसेस में बहुत बड़े पैमाने पे अभाव समाज में हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे अनटचेबिलिटी फैल रही है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये इससे बड़ी क्या बात होगी कि एक आदमी जो शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखता था और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, और उसके बाद उसको कोर्ट में ही जूता मार दिया। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसके बावजूद भी किसी भी जस्टिस गवई ने भी, एक हमारे जो एडवोकेट हैं उन्होंने कोई ट्रांसफर पेटिशन डाली थी इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ इशू था, तो उसमें ट्रांसफर पेटिशन आती है, तो ट्रांसफर पेटिशन उसके पास आई। उसने जो क्लाइंट ने बताया कि भाई हमें प्रॉपर नहीं सुना गया, यही उसमें लिखा, और जब भी ट्रांसफर मांगते हैं तो यही ग्राउंड होता है। लेकिन उसके बावजूद गवई साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी उससे माफी मंगवाई और तेलंगाना हाई कोर्ट में भी माफी मंगवाई, लेकिन जब उनको खुद को जूता मारा तो उसके बाद कोई माफी की बात नहीं हुई। तो ये कैसा सोशल सिस्टम है कि अगर कोई जो भी अफेक्टेड आदमी है उसकी कास्ट देख के उसके हिसाब से व्यवहार होता है, तो ये मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। और इसको किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं, क्योंकि समाज में बराबरी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारा जो सामाजिक सिस्टम है ये बराबरी के आधार पे, डेमोक्रेसी में अगर बराबरी नहीं है तो उस डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं तो मतलब वो ब्राह्मण थे या कौन थे मुझे आइडिया नहीं है उसका, लेकिन जो उसके खिलाफ जो जाति विशेष के लोग, किसी भी जाति के हो सकते हैं, वो जिनको लगता है, क्योंकि इसमें हम ऐसा भी देख रहे हैं कि वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आदमी जो होते हैं उनको भी अगर वो पूरा तैयार कर देते तो वो भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण थे, मतलब मैं उस तरह की ओपिनियन मुझे लगता है मैं नहीं रखता हूँ। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी व्यवस्था है, इस क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं, क्योंकि जो मीडिया है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसमें ना शेड्यूल कास्ट है, ना शेड्यूल ट्राइब है, ना बैकवर्ड क्लास है, और थोड़ा बहुत माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी भी जो वीकर सेक्शन है माइनॉरिटी का वो नहीं है। लेकिन ये जो पूरी व्यवस्था है इसको हम कैसे बदल सकते हैं? सब लोगों को बराबरी होनी चाहिए। हमारे संवैधानिक मूल्यों में सब लोगों को बराबरी का, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे वो सब चुने हुए लोग थे। ऐसा नहीं है कि ये संविधान सभा कोई अंग्रेजों ने बनाई थी। यहाँ के जो लोग, जो पॉपुलेशन थी, उन्होंने उनको जिताया, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने उनको जिताया, इस वजह से ऐसा हुआ। तो उसके बावजूद आज वो मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे एक विचार फैल रहा है जो ये संवैधानिक मूल्यों के टोटली खिलाफ है। मुस्लिम भी इस देश के बाशिंदा हैं, और मुस्लिम जो है, अगर किसी भी कास्ट का आदमी है, चाहे वो किसी धर्म में चला गया, उसको सबको बराबरी का अधिकार है, उनको सबको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि कोर्ट्स भी उस प्रोटेक्शन को देने में सक्षम नहीं लगती हैं। उसका कारण ये है कि जो कोर्ट्स का जो सिस्टम है उसमें जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम उन्होंने जो बना दिया है, उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा मानता हूं कि कोर्ट भी उस अपॉइंटमेंट को नहीं कर रहा है। वो केवल हमें दिखाने के लिए ऐसा लगता है कि कॉलेजियम उस अपॉइंटमेंट को कर रहा है, लेकिन आज भी गवर्नमेंट ही उसको कर रही है। तो एग्जीक्यूटिव करे ताकि लोग भी उसके खिलाफ आवाज उठा सकें, और ये इस वजह से इस एक अलग तरह की मानसिकता पैदा हो रही है। ये जो रेगुलेशंस हैं 2026 की, इसमें उन्होंने जो 2012 और 2026 की रेगुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें इतना ही अंतर मुझे लगता है कि वो जो 2012 वाली जो रेगुलेशन थी, उस रेगुलेशन में आपका बैकवर्ड क्लासेज का जिक्र नहीं था।
लेकिन ये 2026 वाली रेगुलेशन है, इसमें बैकवर्ड क्लासेज का जिक्र है और बहुत बड़े पैमाने पे, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो हमारा अगर संविधान एक डेमोक्रेटिक संविधान है तो उसमें सभी जातियों को, सभी धर्मों के, सभी समुदायों के लोगों को प्रोटेक्शन का सिस्टम होना चाहिए और उसी के वजह से पूरा सब जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। ये 2C में उन्होंने ऐड किया है, जिसमें उन्होंने लिख दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेज। अब आप ये देखिए, जो दूसरे जो लोग हैं वो उनके खिलाफ कोई इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। अब उनका ग्राउंड क्या लगता है, जो जनरल हम देख रहे हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे बारे में भी इसमें जिक्र करिए, क्योंकि टीचिंग फैकल्टीज में ज़्यादातर वही लोग हैं और स्टूडेंट जो है वो टीचर से मिलके कोकस टाइप जो बन जाता है, उसके सारे बेनिफिशरी वही लोग हैं। इसलिए ये इस तरह का जो सिस्टम पैदा करके और उसके ऊपर रोक जो कोर्ट ने लगाई, हालांकि कोर्ट का ये जुडिशियल रिव्यू में पावर है, वो किसी भी चीज़ को अगर उनको लगता है कि इससे कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको स्टे कर सकते हैं। स्टे कोई ऐसी अजीब चीज़ नहीं, लेकिन ये ऐसा कानून नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 17 और 18 ऐसे हैं जिससे टाइटल को अबॉलिश किया संविधान ने, जिससे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया और इसकी किसी भी प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, प्रोहिबिट किया। अगर आप देखेंगे बहुत बड़े इसमें चर्चा जो हम सुन रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे ये चर्चा होती है कि एट्रोसिटी एक्ट का मिसयूज होता है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, एट्रोसिटी एक्ट का कभी भी कोई मिसयूज नहीं होता। एट्रोसिटी एक्ट में क्या है कि वो गरीब आदमी होता है, वो उसके ऊपर समझौता हो जाता है। समझौता इसलिए होता है कि भाई वो उसको जब कंपेल करते हैं, पूरा सिस्टम दूसरे लोगों के हाथ में है, जब वो कंपेल करते हैं तो वो उसको वो मजबूर होकर उसको समझौता करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आदमी है उसके साथ वो घटना नहीं हुई है। हमने ऐसे बहुत केसेस किए हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों वो बाद में उनको वो कह रहे जी मार देंगे, हमारी कोई डिग्निटी खराब हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। अल्टीमेटली वो जो आदमी जो लड़ना चाहता है उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल है। और यहाँ तो जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो ग्रास रूट लेवल का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं आता है, क्योंकि जब वो तहसील कोर्ट में जाएगा, सब डिवीज़न में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, तो वहाँ कितने लोग जो एट्रोसिटी करने वाले उसके फेवर में कितने लोग होंगे और वो कितना मार्जिनलाइज होगा जो वीकर सेक्शन का जो आदमी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और समाज में जब तक एक आदर्श समाज की व्यवस्था नहीं होगी जिसमें सोसाइटी के में कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं रुकेगा, तब तक बराबरी नहीं आ सकती। हमारा जो सामाजिक सिस्टम है इसमें बहुत बड़े पैमाने पे आज हम ये देख रहे हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के जो लोग हैं वो हर मिनट सफ़र कर रहे हैं और उनके केस में कोई रेमेडी भी नहीं दिखती है। क्योंकि रेमेडी क्यों नहीं दिख रही है कि जो दूसरा आदमी है वो साधन संपन्न होता है, वो पॉलिटिकली भी उसका कनेक्शन होता है, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का आदमी है उसको, या बैकवर्ड क्लास का जो आदमी है, जो वीकर सेक्शन का आदमी है, उसको कोई उस तरह का प्रोटेक्शन नहीं होती। इस वजह से बहुत बड़े पैमाने पे सामाजिक सिस्टम जो है उसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, और वो चेंज भी कानून के ज़रिए ही ला जा सकता है। इसलिए ये रेगुलेशन जो है, जो कोर्ट की पहल पे बनाई गई हैं, ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें जो गवर्नमेंट है उसको स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की चर्चा हो रही, हम उस केस में नहीं थे कि गवर्नमेंट ने भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। यूजीसी ने भी अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के जो प्रिंसिपल समाज में जो डेवलप हो रहे हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए, कंटेंट करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सिस्टम में बदलाव तभी आ सकता है जब वो कानून का राज होगा। अगर ये इस तरह से
एक गैंग टाइप बन जाएगी तो उसके बाद आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो गरीब आदमी है उसके लिए उस सिस्टम में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सर अभी जब से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो मूल निवासी बहुजन समाज आंदोलन कर रहा है और सड़कों पर आ रहा है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मूल निवासी बहुजन समाज को आंदोलन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बिना किसी आंदोलन को हम लोगों को ये सब अधिकार दे दिए, इसलिए हमें इन अधिकारों की कोई अहमियत नहीं है। जैसे महिलाओं को कितने अधिकार मिले, अगर आप दुनिया में जो बहुत डेवलप्ड कंट्री हैं उनमें भी हमारे से बाद में अधिकार मिले। कनाडा वगैरह में 82 में अधिकार मिले, जो हमारे यहाँ 1950 में मिल गए, जिसको हम बहुत डेवलप्ड कंट्री मानते हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि भाई हमारे यहाँ जो अधिकार, क्योंकि हमारे लोग जो है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे थे, उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग थी और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कनेक्टिविटी थी, जिसकी वजह से वो संविधान सभा में जो डेवलप्ड कंट्री में जो अधिकार आम जनता को मिले, जो सोशली मार्जिनलाइज सेक्शन के जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे डिप्राइव्ड सेक्शंस के लोग हैं, वो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के जरिए यहाँ तब दे दिए। इसलिए अगर वो आंदोलन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं या अवेकन्ड हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। इसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो अधिकार के लिए जागृत होंगे तभी उनको अधिकार मिलेंगे। अगर वो अधिकार के लिए जागृत नहीं होंगे तो उनको अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। सर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार, जो भाजपा सरकार केंद्र में है, इसके आड़ में ओबीसी जनगणना को बचा ले जाएगी। जो ओबीसी जनगणना की मांग काफ़ी समय से चल रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि वो 26 में शायद हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अपनी ओबीसी जनगणना है वो बचा ले जाएगी। मुझे भी ये लगता है कि ये जो पूरा जो इशू उठाया गया है, पहले वो रेगुलेशन बनाना, फिर उसके खिलाफ माहौल बनाना, ये केवल बैकवर्ड क्लास की जो डाटा कलेक्ट करना जो था। क्योंकि जैसे आप देखेंगे बिहार में 52% पॉपुलेशन बताई गई थी बैकवर्ड क्लास की, तो वो 60% हो गई। जो शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन बिहार में 15% बताई जाती थी, वो 20% हो गई। शेड्यूल ट्राइब की 1% बताई जाती थी, वो 2% हो गई। तो 60 और 22 82% हो गया ये। इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं, मतलब माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास में नहीं आते हैं, उनको भी अगर लगाएं तो बहुत ज़्यादा जो वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, जो सफ़रर हैं, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसलिए ये अगर ये हो रहा है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो कास्ट सेंसस को अवॉइड करना चाहती है, इसी वजह से ये हुआ है। और ये पूरा प्लान लगता है, क्योंकि अगर उसको देखेंगे 2011 में सेंसस हुआ, उस 11 के सेंसस में डाटा में कोई डिफेक्ट नहीं था, लेकिन उस डाटा को रिलीज नहीं किया गया। अरुण जेटली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये डाटा डिफेक्टिव है। तो जो सेंसस कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 98.7% हमारा डाटा ठीक है। तो 100% डाटा ठीक तो कभी भी नहीं होता है। इसलिए अगर वो 98% तो बहुत अच्छा डाटा था, लेकिन उसके बावजूद उसको रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि उसको एनालाइज करने वाले जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर पे विराजमान हैं, उनको उससे पता लग गया कि उनकी पॉपुलेशन क्या है, बैकवर्ड क्लास की क्या है, शेड्यूल कास्ट की क्या है, शेड्यूल ट्राइब की क्या है। वो उसकी वजह से शायद ये एक ऐसा कदम हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे इतना बड़ा आंदोलन खाम में बिना किसी इशू के, क्योंकि वो रेगुलेशन 12 वाली भी वही रेगुलेशन थी। तो ये जो आंदोलन है, इसका मुझे कोई औचित्य नहीं लगता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसलिए अगर वो डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के प्रिंसिपल डेवलप करने चाहिए। हर समाज में ऐसी व्यवस्था होती है, केवल हमारे देश में ही नहीं, दुनिया में जो भी समाज काम करते हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था होती है। सर अभी ये हमारा आखिरी सवाल है और हमें ये बहुत ही खास सवाल लगता है।
जो अपने आप को आज मूल निवासी बहुजन समाज के नेता मानते, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव या तमाम जितने भी बहुजन नेता है जो अपने आप को लीडरशिप कहते हैं कि हम बहुजनों के नेता है, आज संसद में इतने ओबीसी के लोग हैं, इतने एसटी के लोग सांसद हैं, लेकिन वो इस बिल पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही सरकार के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक नेताओं का आप सवाल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन नेताओं का आपने नाम लिया अब उनकी कोई रेलेवेंस बाकी बची नहीं है। इसका कारण ये है कि जब आप किसी प्रिंसिपल पे नहीं खड़े हैं, जो पार्टी जिस मोटो से, जिस उद्देश्य के साथ पब्लिक में आई थी कि हम बहुजनों को ऑर्गेनाइज करेंगे, आज वो एक जाति की पार्टी है, आज उसका खाता भी नहीं खुलता है, लेकिन हम बहुत बड़े पैमाने पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। चाहे नीतीश हो, चाहे आपका आरजेडी हो, चाहे आपके हरियाणा में जैसे चौटाला आज हैं, उनकी जो पार्टी है, तो ये सारी जो पार्टियां हैं अब इररिलेवेंट हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो नया इकोनॉमिक ऑर्डर आया है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के जरिए, इसने हर आदमी को करप्ट कर दिया है और करप्ट आदमी कोई भी किसी भी चीज़ पे कोई स्टैंड नहीं ले सकता। अब ये कितने ऑनेस्ट हैं, कितना उनकी मतलब फेयरनेस है उनके सिस्टम में, या ये आप खुद अच्छे से जानते हैं। इसलिए जो मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक जो अभी बनाई है हमारे साथियों ने, ये जो पार्टी है ये कुछ बदलाव ला सकती है और लोगों को बड़े पैमाने पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस या उनसे धर्म परिवर्तित लोगों को इसके साथ खड़ा होना चाहिए और ये पार्टी मूल्यों पे खड़ी होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर मूल्यों पे खड़ी होगी तो निश्चित तौर पे बदलाव आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। साथियों, अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर के एस चौहान सर, जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया और आप हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।